Today, I will explain you what is disk scheduling algorithms of operating system. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। So, first of all, introduction to disk scheduling. Disk scheduling is done by operating system to schedule input-output request arriving for the disk. Disk scheduling algorithm ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हैंडल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है जितनी भी हमारे पास इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट आती हैं, उन सबको शेड्यूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसीलिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। हमारा डिस्क कंट्रोलर एक टाइम पे सिर्फ एक इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही हैं एक ही टाइम पर, देन हमें उनको शेड्यूल करना पड़ेगा। उनके लिए हमें एक वेटिंग क्यू जनरेट करानी पड़ेगी और उस क्यू में किसी ना किसी सीक्वेंस को या किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन सारी रिक्वेस्ट को मैनेज करना होता है। तो ये सारा काम डिस्क शेड्यूलिंग के थ्रू हम मैनेज करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स मेन गोल इज टू रिड्यूस द सीक टाइम। हमारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का मेन टास्क होता है कि सीक टाइम को मिनिमाइज कर दिया जाए। अब सीक टाइम क्या होता है, ये मैं डिस्क स्ट्रक्चर की अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां भी हम उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट may arrive by different processes and only one input request or output request can be served at a time by the disk controller. Thus, other input output requests need to wait in the waiting queue and need to be scheduled by disk scheduler, यानी कि disk scheduling algorithms. Two or more requests may be far from each other, so can result in greater disk arm movement. अगर दो रिक्वेस्ट जो जनरेट हुई हैं किसी ट्रैक को एक्सेस करने के लिए और उनमें गैप बहुत ज्यादा है, तो हमारे डिस्क आर्म का या फिर एक्चुएटर आर्म का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि सीक टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर सीक टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसीलिए हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को वहां अप्लाई करते हैं जिससे वो टाइम रिड्यूस हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीक टाइम। Seek time is the time taken to locate the disk arm to a specified track where the data is to be read or write. So the disk scheduling algorithm that gives minimum average seek time is better. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू हम सीक टाइम को रिड्यूस करते हैं। अब सीक टाइम होता क्या है, चलिए पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। जो डिस्क स्ट्रक्चर का डायग्राम है, इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड की शेप में डिस्क आर्म होता है जिसको हम एक्चुएटर आर्म भी बोलते हैं। ये रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड सिर्फ आगे या पीछे मूव कर सकता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ये प्लेटर होते हैं, ये इनकी शेप एक सीढ़ी की शेप की जैसी होती है। इन प्लेटर्स के अंदर हमारे ट्रैक्स बने हुए होते हैं। ये शेप जो एक सर्कुलर शेप में है, इन्हें हम ट्रैक बोलते हैं। जैसे आप सीढ़ी में अगर ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारे सर्कुलर राउंड शेप में कुछ शेप्स दिखाई देंगे जिनको हम यहाँ ट्रैक बोलते हैं। और इन ट्रैक के अंदर आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेक्टर्स होते हैं। ये जो आपको छोटा सा एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है, जो इस रीड राइट हेड के थ्रू रीड किया जाता है या फिर राइट किया जाता है। यानी कि इस सेक्टर में डेटा को रीड या राइट करने का काम रीड राइट हेड का होता है। सो सीक टाइम क्या है? सीक टाइम वो टाइम होता है
जो डिस्क आर्म को यानी कि इस एक्चुएटर आर्म को अपने डिजायर्ड ट्रैक तक जाने में टाइम जो लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। मान लीजिए हमारे पास इस तरह के 50 ट्रैक्स अवेलेबल हैं एक प्लेटर पे। ये जो आप यहाँ प्लेटर देख सकते हैं कंप्लीट प्लेटर, अगर इसमें 50 ट्रैक्स अवेलेबल हैं, इस तरह सर्कुलर 50 ट्रैक्स अवेलेबल हैं, और हमारा हेड जिसकी करंट पोजीशन है ट्रैक 2 पर, सपोज करें इस लोकेशन पे ट्रैक 2 होगा, अगर इसकी लोकेशन यहां है और इसके पास एक रिक्वेस्ट आई है कि इसको ट्रैक नंबर 40 जहां पे कुछ डेटा अवेलेबल है वो एक्सेस करना है, तो ट्रैक नंबर 2 से ट्रैक नंबर 40 तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। और अपनी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू हम उस सीक टाइम को मिनिमाइज करते हैं। नाउ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, हमारे पास ये 6 टाइप के डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होती है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, देन SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम, देन स्कैन एल्गोरिदम, देन सी स्कैन एल्गोरिदम यानी कि सर्कुलर स्कैन एल्गोरिदम, देन लुक एल्गोरिदम एंड सी लुक एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। In first come first serve algorithm, the requests are addressed in the order they arrive in the disk queue। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसी को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ डिस्क क्यू में जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट जिस भी ट्रैक को एक्सेस करने के लिए या उसमें डेटा राइट करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट पहले आती है, इस एल्गोरिदम के थ्रू सबसे पहले हम उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। द एल्गोरिदम लुक्स वेरी फेयर एंड देयर इज नो स्टारवेशन, मींस ऑल रिक्वेस्ट आर सर्विस्ड सीक्वेंशियली। मतलब यहाँ पे कोई स्टारवेशन नहीं होता है, यानी कि एक रिक्वेस्ट को बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं कर रहा होता है। वो जब भी क्यू में आती है, जिस भी लोकेशन पे वो क्यू में आती है, उसी टाइम पे यानी कि जब उसका सीक्वेंस आएगा, जब उसका टर्न आएगा, तभी उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, किसी दूसरी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस, नो इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया यहां कोई स्टारवेशन नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है कि किसी भी न्यू जनरेटेड रिक्वेस्ट को बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम होती है जिसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। नाउ डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम। इस एल्गोरिदम का एक डिसएडवांटेज है कि ये सीक टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं करती है, क्योंकि ये जैसे रिक्वेस्ट आती जा रही है उसी ऑर्डर में उसको प्रोसेस करती चली जा रही है। एंड मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, ये कोई बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, जिस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट आती है उन्हें उसी सीक्वेंस में प्रोसेस करती चली जाती है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिया है, गिवन एन एरे ऑफ डिस्क ट्रैक नंबर्स एंड इनिशियल हेड पोजीशन। हमें एक इनिशियल हेड पोजीशन और कुछ डिस्क ट्रैक नंबर्स गिवन है। आवर टास्क इज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीक ऑपरेशंस डन टू एक्सेस ऑल द रिक्वेस्टेड ट्रैक्स इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। हमें कुछ डिस्क ट्रैक नंबर्स यहाँ पे गिवन है, और इसके अलावा हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है हमें वो बताया गया है, और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सीक ऑपरेशंस कितने अप्लाई होंगे। और हमारे यहाँ पर हमें गिवन है द सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199। हमें 0 से लेके 199 तक टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन है। जो रिक्वेस्ट सीक्वेंस हमें दिया गया है, यानी कि इन सिलेंडर्स या फिर ट्रैक का नंबर जो हमें दिया गया है वो इस ऑर्डर में है। सबसे पहले 176, देन 79, देन 34, देन 60, देन 92, 11, 41 एंड 114। और इनिशियल हेड की पोजीशन 50 है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। जो हमारा हेड होता है, रीड राइट हेड, उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन 50 यहां पे है, तो हम 50 से इसको स्टार्ट करेंगे। नाउ एक चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमने नंबरिंग की है 0 से लेके 199 तक, यानी कि इतने टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमें गिवन है। तो जो हमें रेंज दी जाएगी वो इन बिटवीन 0 टू 199 तक होगी। आप यहां देख सकते हैं ये जो रेंज है ये इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। अब हमारी इनिशियल हेड पोजीशन है 50, तो यहां पे हमने 50 मार्क किया हुआ है। हम यहां से हेड की पोजीशन को मूव करना स्टार्ट करेंगे। उसकी इनिशियल पोजीशन 50 सेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वेस्ट आएगी उसे ही हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है 176 ट्रैक के लिए, तो यहां से हम डायरेक्ट मूव कर जाएंगे 176 पर। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है 79 की, तो हम 79 पर मूव करते हैं। नेक्स्ट 34 की रिक्वेस्ट आई है जो कि सेम डायरेक्शन में है, तो हम नेक्स्ट 34, आप यहां देख सकते हैं हमने यहां एक एरो मार्क कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट 60, देन 60 पे मैंने एक एरो मार्क कर दिया है, देन 92, देन 11, देन 41, देन 114। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस तरह का डायग्राम हमें प्रिपेयर करना पड़ता है जब हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये डायग्राम बनाना बड़ा सिंपल है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में जिस सीक्वेंस में हमें यहाँ पर ये ट्रैक्स गिवन है, उसी सीक्वेंस में हम डायग्राम को बनाते चले जाते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि हमारा ये हेड जो है इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। हमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होता है, हम उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे इस तरह से हमने यहाँ मूवमेंट की है जिगजैग फॉर्म में, ऐसा ही हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या निकालना था? द टोटल नंबर ऑफ सीक ऑपरेशंस। टोटल नंबर ऑफ सीक ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हुए हैं? तो देखिए हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी 50, और फर्स्ट जो हमारे हेड की मूवमेंट हुई है वो हुई है 176 तक। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको शो कर देता हूं। Therefore, the total seek count is calculated as, सबसे पहले हमने 50 और 176 के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया, देन इसमें हम ऐड करते हैं। अब हमारे हेड की जो करंट पोजीशन है वो है 176 और नेक्स्ट मूवमेंट हुई है 79 पर। तो अब 176 और 79 के बीच में जो डिफरेंस की वैल्यू है हम उसे कैलकुलेट करते हैं 176 माइनस 79, देन इसमें ऐड करेंगे। अभी हमारे हेड की करंट पोजीशन हो गई है 79 और इसकी नेक्स्ट पोजीशन है 34। तो 79 और 34 के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव ही हम लेते हैं, इसलिए हम जो भी बड़ी डिजिट होती है उसको पहले लिख देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं स्मॉल डिजिट को, देन इसमें ऐड करेंगे। अब करंट पोजीशन है 34 और हमारा मूवमेंट हुआ है 60 की तरफ, तो हमने यहाँ पे 60 माइनस 34 किया, देन इन द सेम वे 92 माइनस 60, इसमें ऐड कर दिया 92 माइनस 11, देन 41 माइनस 11, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 41 और 114 अवेलेबल था, यानी कि हम जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो 41 और 114 के बीच का कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद रिजल्ट आपका आएगा 510। होप आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कंसिडर ए डिस्क क्यू with request for input output to blocks on cylinders 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। यहां पे हमें सिलेंडर्स ब्लॉक पहले गिवन है 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम हमें यूज करनी है और हमारे जो हेड की इनिशियल पोजीशन है वो हमें गिवन है 53। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे 53 से, और ये सिलेंडर्स वही सेम 0 से 199 तक हमें गिवन है।
अगर ये नंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो हम इन्हें डायग्राम में मार्क कर देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट, वही कि हमारा हेड कितनी बार मूव हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका एक डायग्राम सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम इसका आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किए नंबर 0 से 199 तक, और हमारी हेड की जो इनिशियल पोजीशन थी वो है 53। तो इस बार भी हम 53 से स्टार्ट करेंगे। जो इनिशियल पोजीशन होती है हमें हर बार वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। देन क्योंकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को यहाँ फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें नंबर गिवन है 98, तो हमें 53 से मूव करना पड़ेगा 98 पर, देन 183, देन 41, then 122, then 14, then 124, then 65 and last 67। तो अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट। तो हेड हमारा कितनी बार मूव किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने 53 से किया था और हमारी मूवमेंट हुई है 98 तक। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 98 माइनस 53 से। आप यहां देख सकते हैं 98 माइनस 53, इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हमारी इनिशियल हेड की पोजीशन है 98 और हमने मूव किया है 183 तक। तो 183 में से हम दोबारा माइनस कर देंगे 98 को, इसमें फिर से ऐड करेंगे। हमारी हेड की इनिशियल पोजीशन, करंट पोजीशन जो है वो अब हो चुकी है 183। तो 183 में से माइनस कर देंगे नेक्स्ट पोजीशन 41, फिर इसमें ऐड करेंगे। अब करंट पोजीशन है 41 और हमने मूव किया है हेड को 122 तक। तो 122 में से 41 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इस कैलकुलेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 632। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। होप आपको एल्गोरिदम ये समझ में आ चुकी होगी। इससे नेक्स्ट एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।